देश की बहस में हम बात करेंगे इस्लामिक कट्टरपंथ की, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये खबर भी सीधे सीधे उसी से जुड़ी हुई है। आज विदेशी राजनयिकों का दल श्रीनगर पहुंचा था। ये वहां पर इंस्पेक्शन के लिए गया था। इस बीच श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ है। डल झील के पास एक ढाबे के कर्मचारी को गोली मारी गई है। आपको बता दें कि जिस जगह फायरिंग हुई वो राजनयिकों के होटल से कुछ दूरी पर है। सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आता है, इस तरह से इलाके को दहलाने की साजिश बार बार होती रहती है। इद्रिस लोन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। इद्रिस, कोई हताहत तो नहीं हुआ, खासतौर से डिप्लोमेट्स के इस ग्रुप में? जी देवक जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो ढाबा है उस होटल से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूरी पर है और वहां पर पहले से ही सिक्योरिटी जो है रेड अलर्ट पर थी। पर बावजूद उसके मिलिटेंट्स जो है इस स्पॉट तक पहुंचने में कामयाब हुए और उन्होंने हालांकि कुछ ही गोलियां चलाई, जिसमें जो ढाबा का एक वर्कर है उसको गोली लगी है। उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर लिया गया है। आईजी कश्मीर का कहना है कि उसकी हालत जो है स्टेबल है। पूरे इलाके को सिक्योरिटी ने अब घेर लिया है। काफी कम दूरी पर मैं आपको बता दूं, ये होटल जहां जिस प्राइवेट होटल में सभी ऑनवॉय ठहरे हुए हैं उससे ज्यादा दूरी पर ये जगह जो है नहीं है, मगर पहले से ही सिक्योरिटी जो है उस पूरे इलाके में बढ़ा दी गई थी, बैरिकेडिंग की गई थी। पर बावजूद उसके जो है ये हमला अंजाम दिया गया है। वहीं अगर हम इस हमले की बात करें तो ऑलरेडी जामाज फोर्स और टीआरएफ जो है उन्होंने इस पूरे अटैक की जिम्मेदारी ली है। पूरे इलाके को अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने फिर से घेर लिया है। एक बहुत बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। सुबह सवेरे जो है सभी ऑनवॉयज जम्मू की तरफ निकलने वाले हैं, जहां पर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात करेंगे। पर उससे पहले ही आज पूरा दिन जैसे पीसफुल निकला, पर दिन के जाते जाते जो है आखिर में ये अटैक होना एक तरफ से सिक्योरिटी लैप्स भी है, दूसरी तरफ ये भी दर्शाता है कि श्रीनगर के बीचों बीच मिलिटेंट प्रेजेंस जो है वो अभी भी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब हम आते हैं हमारी डिबेट शो देश की बहस पे, जिसका मुद्दा भी ठीक इसी से जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे दर्शकों को आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है इस्लामिक कट्टरपंथ से किस किस को खतरा। इस 80% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। दरअसल अभी आपने कश्मीर में देखा, वो भी इस्लामिक कट्टरपंथ से ही खतरा है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये स्टोरी क्या कहती है और क्या फ्रांस ने नया कानून बनाया है। आंदोलन और आंदोलन की आड़ में पहले संगठन खड़ा किया गया, फिर उसे कट्टरपंथी ताकतों ने भारत विरोधी एजेंडे का टूल बना दिया। इन्हीं आरोपों से पीएफआई की भूमिका एक बार फिर सवालों के घेरे में है। अयोध्या विवाद से लेकर एंटी-सीएए दंगे तक में पीएफआई नेटवर्क की भूमिका संदिग्ध रही है। अब जब फ्रांस में एंटी सेपरेटिज्म बिल आया है तो ये मांग तेज हो गई है कि आतंकवाद का सबसे ज्यादा शिकार भारत भी ऐसे कानूनों की तरफ कदम बढ़ाए। फ्रांस में एक विवादित कार्टून के बाद जिस तरह से कत्लेआम मचा था, उसके बाद फ्रांस सरकार एक ऐसा कानून ला रही है जिसमें कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन ही एक्शन है। लेकिन वहां के मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं, सेक्युलर मूल्यों के खिलाफ बता रहे हैं। ये दो तस्वीरें दो अलग अलग देशों की हैं, एक फ्रांस और दूसरे भारत की। लेकिन इन दोनों घटनाओं के पीछे हाथ इस्लामिक कट्टरपंथियों का माना जाता है। फ्रांस की मैक्रो सरकार ने वहां हुई आतंकी घटनाओं से सबक लेते हुए कट्टरपंथियों की हरकतों पर लगाम लगाने के लिए द फ्रेंच नेशनल असेंबली में बिल पास कर दहशतगर्दी करने वालों पर शिकंजा कसा है। गत कुछ वर्षों से फ्रांस आतंकवाद का दंश झेल रहा है। अनवरत हमलों से त्रस्त होकर के फ्रांस की सरकार ने अभी एक नया कानून बनाया है। ऐसे कानून से संपूर्ण विश्व को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि भारत में भी यह जिहादी आतंकवाद है उस पर अंकुश लगे। ये दूसरी तस्वीर लखनऊ की है, जहां पीएफआई से जुड़े दो आतंकियों को लखनऊ में पुलिस ने धर दबोचा। इनकी योजना बसंत पंचमी के मौके पर देश के कई हिस्सों में सीरियल ब्लास्ट करने की थी। इनकी मंशा देश में गड़बड़ी फैलाना है, देश की अखंडता, संप्रभुता और
प्रदेश की जो हमारी वर्तमान स्थिति है उसमें गड़बड़ी फैलाना है। दरअसल आतंकी संगठन लगातार आतंक की अलग अलग करतूतों को अंजाम देते आए हैं। यही नहीं, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो या फिर CAA NRC पर विरोध प्रदर्शन, इन संगठनों की देश विरोधी हरकतें किसी से छुपी नहीं हैं। फिर भी कुछ लोग इसे इस्लाम को बदनाम करने की साजिश मानते हैं। फ्रांस की तरफ से जिस तरीके के कानून को बनाने की बात कही जा रही है वो एक सोची समझी साजिश के तहत ये तमाम काम किए जा रहे हैं। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए जो प्रोपेगेंडा आलमी तौर पर और इंटरनेशनल लेवल पर चलाया जा रहा है उसको फौरी तौर पर बंद करना चाहिए। फ्रांस ने ऐसे कट्टरपंथियों पर नकेल कसने के लिए एंटी सेपरेटिज्म जैसा सख्त कानून बनाकर सख्त संदेश दिया है। वहां एक कार्टून बनाने पर टीचर का सर तक कलम कर दिया गया था। दूसरी ओर आतंक का जहर हिंदुस्तान में भी घोलने वालों की कमी नहीं है। इसलिए जरूरत यहाँ भी है कि देश की शांति भंग करने वाले कट्टरपंथियों के खिलाफ इसी तरह के प्रावधान हो। देश की बहस में यह चर्चा है कि आखिर कब तक देश दहशत के साए में इन कट्टरपंथियों पर रहम खाएगा। इनकी करतूतों पर जितनी सख्ती की जाए उतनी ही कम है। तो इस्लामिक कट्टरपंथियों पर नकेल कसने जा रहा है फ्रांस। ऐसा भारत में क्यों ना हो, सवाल हम ये उठा रहे हैं। देश की बहस में कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले आज का सवाल। देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए फ्रांस जैसा कानून जरूरी है? हम अपने देश के परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछ रहे हैं, हाँ या नहीं में आप जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर व्हाट्सएप कर दे। सीधे चलता हूं, अपने पैनल में इंट्रोड्यूस करता हूं मेजर जनरल GD बख्शी को। वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ माजिद हैदरी साहब जुड़ गए हैं, वो भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। इसके अलावा कई सारे पैनलिस्ट और मेरे साथ जुड़ेंगे। सुबह खान भी मुझे दिखाई दे रही हैं। थोड़ी देर में गुरु प्रकाश पासवान जो कि बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, वो मेरे से जुड़ेंगे। एहतेशाम हाशमी साहब जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है और एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जनरल बख्शी, सबसे पहले बिल्कुल दो टूक में पूछना चाहता हूं कि क्या इस्लामिक कट्टरपंथ से लड़ने के लिए फ्रांस जैसा कानून भारत की अब जरूरत बन गई है? इस्लामिक कट्टरपंथ जो है रोज एक बड़ी सरदर्द बनता जा रहा है। फ्रांस ने तो बहुत सफर किया है। इस मुल्क ने जितना सफर किया है शायद यूरोप में किसी दूसरे मुल्क ने इतना वहां त्रास नहीं हुआ जितना यहाँ हुआ है। बहुत सारे हमारे मिडिल ईस्ट के लोग वहां जाते हैं, वो बहुत हाथ जोड़ के जाते हैं कि साहब हमको पनाह दो, हमको शरण दो, हमको रिफ्यूजी के तौर पे एक्सेप्ट करो। और फिर वहां जाके साहब तोड़ फोड़ का सिलसिला, अब हम तुमको बदलेंगे, तुमको हमारी रंग में रंगना होगा, अपने आप को जो हम कहते हैं वो करना होगा। ये थोड़ी जाती हो जाती है। देखिए, मैं कहता हूं कि मजहब सबका, इंसानियत का मजहब एक है और पानी को आप तन्नी कहें, वाटर कहें, छू कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका अपना तरीका है अपने भगवान को पूजने का, मेरा अपना तरीका है, वो सब अपनी व्यक्तिगत बात है। लेकिन जब उसका आप एक पॉलिटिकल इस्तेमाल करें, आप उसको इतना आगे ले जाएं कि आप औरों के गले काटने को तैयार हैं, गले काटने को तैयार हैं, मार काट करने को तैयार हैं, तो वहां कहीं पे न कहीं लोगों को अंकुश लगानी पड़ेगी। शांति और एक रीजनेबल बैलेंस्ड गवर्नेंस के लिए कहीं ना कहीं तो ऐसे कट्टरपंथियों पे अंकुश लगाना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि आप इसका बहाना लेके पूरे एक मजहब के खिलाफ वर्दी करने शुरू कर दें, लेकिन जो कट्टरपंथी हैं, जो गले रेतना चाहते हैं, जो लोगों को त्रासदी देना चाहते हैं, वो बम फोड़ना चाहते हैं, मारकाट करना चाहते हैं अपने मजहब का आड़ लेके, तो वो गलत है। वो बाकी मजहब को भी खराब नाम देते हैं। और मेरा तो समझना है जन बच्ची, यही सवाल ले जाता हूं मैं। ठीक है, ओपनिंग रिमार्क के लिए मैं सीधे मौलाना साजिद रशीदी जी, ये कौन से मजहब में लिखा है, कहां हदीस और कुरान में लिखा है कि एक कार्टून के चलते एक प्रोफेसर का सर कलम कर दिया जाए, जैसा फ्रांस के अंदर हुआ था? बताइए। देखिए, हमने ISIS को कंडम किया है,
हमने कश्मीर में जो जिहाद के नाम पर हो रहा है उसको कंडम किया है। अगर ये सब कंडम करने के बाद भी हमें आप कट्टरपंथी कहते हैं तो फिर इसका तो कोई जवाब हो ही नहीं सकता। तो फ्रांस में जो हुआ उसको भी कंडेम कर दीजिए। नाम पर अगर कोई अभी आपका दोगलापन कैसा है, फ्रांस में जो हुआ उसको भी कंडेम कर दीजिए। गलत हुआ, गलत मारा उस प्रोफेसर को। एक तो भाषा का संतुलन रखिए। आप इतने बदतमीज पहले नहीं थे, कैसे हो गए मैं नहीं समझ पा रहा हूं। काम की बात करें ना सर, आप मेरी भाषा डोगरे में आपकी, मैंने तो साफ सपाट शब्दों में सवाल पूछा आपसे। मैं आपका गेस्ट हूं, नहीं मैं आपका गेस्ट हूं। अगर गेस्ट के हिसाब से बात करोगे जवाब दूंगा, गेस्ट के हिसाब से बात नहीं करोगे खामोश हो जाऊंगा। आप मुझसे सवाल पूछिए कड़ा, लेकिन भाषा का संयम रखिए। मेरा सवाल सीधा है। क्या पूछ रहे हैं आप बीट अराउंड द बुश कर रहे हैं, मुद्दे पर नहीं जा रहे हैं। आपने कहा आपने आईएसआईएस का विरोध किया, कश्मीर में जो होता है उसका विरोध किया, लेकिन फ्रांस में जिस आदमी को मारा गया उसका विरोध भी कर दीजिए ना उसी स्वर में। मैंने क्या कहा है कि इस्लाम ऐसे किसी भी काम को हिमायत नहीं करता जो कुरान में या हदीस में मौजूद नहीं है। अगर कोई आदमी ऐसा कोई काम कर रहा है तो उसको हम कंडम करते हैं। आप बिला वजह क्यों हमारे ऊपर बातें थोपना चाहते हैं? फ्रांस में जो हुआ ठीक था क्या? फ्रांस में किसी ने गलती की है या किसी दूसरे देश में, आप सुन लीजिए मेरी बात, अगर फ्रांस में किसी ने गलती की है तो उसको हिंदुस्तान के मुसलमानों पर क्यों थोपा जाता है भाई? तो हिंदुस्तान के मुसलमान क्यों जुलूस निकालते हैं फ्रांस में जो कुछ होता है उसको लेकर, ये भी बता दीजिए। अगर सीरिया में, सुनिए, अगर सीरिया में आईएसआईएस अल्लाह अकबर का नारा लगाकर मुसलमान को ही मार रहा है तो फिर यहाँ के मुसलमान को गाली क्यों दी जाती है? आज मुझे बताइए, जिहाद के नाम पर जितने लोग मर रहे हैं मुसलमान ही तो मर रहे हैं। वो कौन सा जिहाद है भाई? और किस जिहाद की आप हमसे हिमायत चाहते हो या मुखालफत चाहते हो? हम तो उसको जिहाद ही नहीं मानते। सारे तो मुसलमान मर रहे हैं। इसको कहते हैं चित भी मेरी पद भी मेरी, जिहाद के नाम पे इसको कहते हैं चित भी मेरी पद भी मेरी, कौन मर रहा है और सिक्का भी मेरा, इसको यही कहते हैं। अरे आप डिफेंड करने की आप कोशिश करते रहेंगे। मैं सीधे सुबी खान के पास आना चाहूंगा। सुबी खान के उतने आसान शब्दों में समझा रहे हैं जितने आसानी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बता दो ऐसा है कि नहीं है? रशीदी साहब, मैंने बहुत शांति से आपको सुना, मुझे भी थोड़ा शांति से सुन लीजिएगा। दीपक जी, अभी ये डिबेट जब हमने स्टार्ट करनी के लिए हम बैठे थे तभी एक न्यूज आई कि श्रीनगर में एक आतंकी हमला हो गया है। मैं आपसे सवाल ही नहीं कर रहा हूँ, सवाल आपसे दीपक कर रहे हैं। बोल रहे हैं रशीदी आप साहब, मेरा नाम लेके शुरुआत क्यों करती हैं भाई? बीच में काटिए मत, मैं मेरा नाम लेके शुरुआत क्यों करती हैं? आज प्लीज, मैंने तो आपसे कोई सवाल नहीं किया। अच्छा, मैंने आपसे कोई सवाल ही नहीं किया। सुन लीजिए, आप मेरा नाम लेके सवाल मत बोलिए। प्लीज क्रॉस फायर में मत फंसे, प्लीज मत फंसे दीपक जी, प्लीज मत फंसे। सुबह यहाँ से आगे निकलिए, क्योंकि आज मौलाना साहब नाम क्यों, मैं आपका नाम ना खेलूंगा जी, ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, और खेल बिगाड़ूंगा भी, उस मूड में दिखाई दे रहे हैं। और वैसे ही 3 लोगों तक कनेक्टिंग जा रही है। आप बोलिए, अपनी बात कंक्लूड करिए, फिर मैं जाऊंगा जनरल बख्शी के पास। मेरी वो आदत ही नहीं है कि मैं आपकी डिबेट खराब करूं। मैं तो अपनी जो बात है वो कहूंगा। दीपक जी देखिए, हम लोगों को, सारे पैनलिस्ट को ये सीरियसनेस समझनी चाहिए कि हम लोगों के लिए हेड काउंट्स हो सकते हैं कि श्रीनगर में 4 लोग मर गए, या सीरिया में 15 लोग मर गए, या अफगानिस्तान में 20 लोग मर गए, या बंगाल में 4 लोग मर गए, लेकिन जो अपना घर का कोई बच्चा या कोई भी घर का व्यक्ति खोता है वो सीरियसनेस समझता है उस चीज की। इस्लामिक जिहाद एक मानवता विरोधी मानसिकता है, जिसका मैं मानती हूं कि किसी पंथ से या इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग जिन लोगों को गलत है और इस्लाम को जो लोग पॉलिटिकल एजेंडा की तरह इस्तेमाल करते हैं वो डेफिनेटली इसका यूज करते हैं। देखिए, फ्रांस में एंटी सेपरेटिज्म बिल जो आया है दीपक जी, वो बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूं कि आतंकवादी अचानक नहीं बन जाते हैं। पहले एक इंसान सेपरेटिस्ट ही बनता है, सेपरेटिस्ट के बाद वो एक्सट्रीमिस्ट बनता है, एक्सट्रीमिस्ट के बाद वो टेररिस्ट बनता है। और हमारे देश में जो कुछ लोग ये देखिए, इसलिए आप पे उंगली उठाई जाती है रशीदी साहब कि आप इतनी सीरियसनेस नहीं समझते हैं मैटर की। आपने अपने घर का कोई इंसान नहीं खोया है, जाके रहिए किसी इस्लामिक स्टेट में। आपको तो यही पता नहीं कि ये हंसी किसकी है। किसी इस्लामिक स्टेट में रहिए, हंसी जो भी हंस रहा है
जाकर अरे किसी हंस कोई इस्लामिक रहा है, नाम स्टेट मेरा में, ले रही हैं मेरे आप। सामने टीवी नहीं है इसलिए मुझे मोहतरमा मेरे मैं नहीं सामने हंस रहा टीवी हूँ, नहीं है इसलिए मुझे नहीं पता। जो भी हंस रहा है, अगर मोहतरमा वो मैं नहीं हंस रहा हूँ, जो हंस रहा है मेरे उसका नाम सामने लीजिए। टीवी नहीं है, आपको मेरा ही नाम क्यों माफी याद आता चाहती है हूं हर अगर बात आप में? नहीं हंस रहे हैं तो मैं जो तो भी आपको हंस रहे नाम हैं, लेकर बोलना जो भी नहीं हंस चाहता। रहे हैं, बहुत ही अच्छा, आप मैं मेरा यहाँ नाम से आगे लेकर बढ़ाता हूँ बार-बार। बात को, मैं यहाँ से आपको आगे मुझसे बढ़ाता हूँ इतना बात डर क्यों को, है भाई? सीधे चलता हूँ एडवोकेट साहब के पास। जाकर किसी इस्लामिक स्टेट में रहे, नहीं, खोए इतना डर अपने क्यों है किसी आपको घर वाले मुझसे? को, तब देखती हूं कि बार-बार कितनी मेरा नाम हंसने लेके की बात हिम्मत शुरू होगी करती उनके हैं। अंदर। ठीक है, ठीक है, सीधे मैं चलता हूं यहाँ से एहतेशाम जी के पास। एहतेशाम जी, क्या ये क्योंकि कानून आप लागू बहुत होना हंसते हैं चाहिए serious भारत में topic भी पर। इस्लामिक अपना कट्टरता track को record रोकने भी के check लिए? कर लीजिए। दीपक भाई साहब, आप एक बार कानून पढ़ लीजिए। इस्लामिक कट्टरता का वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं है उसमें। फ्रांस ने जो कानून बनाया है उसके जो दो मेन पॉइंट्स हैं, अगर वो कानून हिंदुस्तान में लागू हो गया तो सबसे पहले जेल वो सरकारी पत्रकार जाएंगे जो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट दीपक भाई साहब, हाथ जोड़ के आपसे बताना चाहूंगा मैं, जो फ्रांस ने बनाए हैं। A new offense for a line of hate speech will make it possible to quickly detain a person who is spreading fake news. सबसे ज्यादा फेक न्यूज स्प्रेड करने का काम हिंदुस्तान में कौन कर रहा है? दीपक भाई साहब, आप इस बात का जवाब दीजिए। हमारी छोटी बहन सुबुही जी यहाँ पे बैठी हैं, तो मैं तो कब से कह रहा हूं कि जो लोग भी फेक न्यूज और ऐसी भ्रामक खबरें फैलाते हैं जिससे हिंदुस्तान का वातावरण खराब होता है, उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना ही चाहिए। दूसरा पॉइंट जो फ्रांस ने लॉ में अपने दिया है, extending the ban on religious symbol. It is based on neutrality principle which prohibits civil servants from wearing religious symbol. मैं इसका भी स्वागत करता हूं, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, क्योंकि आप हिंदुस्तान में दंगे जो कराता है, चाहे वो अल्लाह अकबर बोल के दंगे कराएं या वो श्री राम को नाम यूज करके दंगे कराएं, उन दोनों को सजा मिलनी चाहिए। और इसको, ये कानून अगर हिंदुस्तान में लागू होता है तो मैं उसका समर्थन करूंगा। मैं आज आपको ये बात बोल रहा हूं, लेकिन ये कानून लागू हो भारत के संविधान को नजर में रखते हुए, किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए अगर ये कानून लागू होगा तो इसका जो टारगेट है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ जो बात मैंने कही है, हमारी बहन सुबुही जी भी उस बात से इत्तेफाक रखेंगे। ठीक है, मैं सीधे बख्शी जी के पास चलता हूं। बख्शी जी, हमने हाल ही के दिनों में 40-50 साल में, आप खुद गवा रहे हैं कैसे हमने इस्लामिक टेररिज्म का सामना किया है, किस तरह से मदरसों में सेपरेटिज्म की ब्रीडिंग हो रही है, अगर ये इस तरह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कैसे रिमोट इलाकों में मदरसे बड़ी संख्या में खुल गए हैं, बांग्लादेश और नेपाल के आसपास, और कहां से फंडिंग आ रही है कोई नहीं जानता। आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर भी हमारा एक सख्त कानून आना चाहिए? अब वक्त की जरूरत, वक्त इस कानून को महसूस कर रहा है कि हाँ, ये कानून। देखिए साहब, मैं तो अपने मुसलमान भाइयों से ये कहूंगा कि जब इस्लाम शुरू हुआ वो बहुत डेमोक्रेटिक था, उसमें इजमा थी, इज्तिहाद था। इजमा इज द कंसेंसस ऑफ द कम्युनिटी, इज्तिहाद इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनिंग। कि साहब, मैं, क्योंकि मुझे कोई इंटरप्रेटर नहीं चाहिए, कुरान शरीफ में खुद पढ़ के अपना जो है फैसला कर सकता हूं, तो ये बड़ी डेमोक्रेटिक इसमें प्रिंसिपल्स थे। अनफॉर्चुनेटली जब खलीफा का जो जमाना आया और जब वो जो है खलीफत के लिए लड़ाई झगड़े शुरू हुए, उस वक्त फिर डॉक्ट्रिनल प्योरिटी पे बहुत ज्यादा जोर पड़ने लगा और जो लोग थे वो हदीत पे ज्यादा गए और कि भाई मैं जानता हूं सच क्या है, दूसरे को नहीं पता, दूसरा गलत बोल रहा है। ये इस टाइप की चीज शुरू हुई। सारे कट्टरपंथ की जो जड़ है, फसाद का जड़ वो है, वो यहां से शुरू, इस मानसिकता से शुरू होता है। आज हमारे मुसलमान भाइयों को जरूरत है कि इजमा और इज्तिहाद पे ज्यादा जाएं और जो हमारी मिडिल क्लास है, इस्लामिक मिडिल क्लास, पढ़े लिखे जो है, वो लोग वहां पे एक शुरू करें एक कैंपेन कि ये जो कट्टरपंथी हैं इनको बिल्कुल इस्लाम से अलग किया जाए, इन कट्टरपंथियों को इस्लाम से अलग किया जाए। नहीं तो बेवजह एक शरीफ मुसलमान की बेइज्जती होती है जब वो एयरपोर्ट पे जाता है, उसे खास चेक किया जाता है, वो एथनिक प्रोफाइलिंग की जाती है। ये सब इसीलिए हो रहा है कि हमारा जो मिडिल क्लास का तबका है, जो शरीफ मुसलमान हैं, जो आराम से चैन से जीना गुजरना बसरना चाहते हैं, वो दहशत में आ जाते हैं एक मुट्ठी भर ऐसे लोगों की जो मरने मारने को उतारू। सीधे चलता हूँ माजी दादरी जी, जनरल बख्शी की बात पे आपको हंसने लायक क्या नजर आ रहा है?
जी देखिए दीपक भाई, बहुत ही अच्छा विषय, और जनरल बख्शी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि मुसलमान भाई करके इन्होंने कहा कि मुसलमान भाइयों में जो वो अलगामवाद है, जो कोई स्ट्रिक्टनेस है, वो अलग एक फंडामेंटलिस्ट ना बने। बड़ी अच्छी बात कही, मैं इनके लिए बड़ा इनका आदर करता हूं इस बात के लिए। मगर मैं साथ में इसमें ऐड करना चाहता हूं, बख्शी साहब को भी बता दूं, अपने दर्शकों को भी बता दूं कि सिर्फ मुसलमान भाइयों की बात नहीं है। जो भाई हमारे हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं, सेक्युलर भारत में, जिस देखा भारत का सेक्युलर संविधान है, उनके खिलाफ भी यही कानून लागू होना चाहिए। क्योंकि हिंदू राष्ट्र की बात सेक्युलर देश में करना भी एक किस्म का आतंकवाद है, अलगामवाद है, फंडामेंटलिज्म है। तो हर एक को बराबर आप तोलिए। जब आप हमारे हम मुसलमान भाइयों और हमारे सिख भाइयों को बात करने पे पाकिस्तान और खालिस्तान कहते हैं, जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं ना, उनके नाम भी आप खिलाफ एक बात कीजिए कि कहिए वो भी वैसे ही अलगामवादी हैं, वो भी वैसे ही दहशतगर्द हैं। क्योंकि भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि जबरदस्ती का आर्गुमेंट है, ये जबरदस्ती का आर्गुमेंट है। अगर ये सेक्युलर देश है तो आप लोग अल्पसंख्यक कैसे, मुझे बताइए। अगर ये सेक्युलर देश है तो बताइए माजिद हैदरी, आप लोग अल्पसंख्यक कैसे? अगर ये सेक्युलर देश है तो मैं सीधे विजय कानूनगो के पास चलूंगा इंदौर में। मेरी एक दर्शक जुड़ गई, आ रहा हूं माजिद हैदरी जी, आ रहा हूं मैं। विजय कानूनगो मेरी एक दर्शक जुड़ गई है। विजय जी क्या कहेंगी इस बहस पर? जी, मेरे विचार से इस्लाम की कट्टरता मानवता का हनन हो रहा है। जब हमारे भारत में सब जगह स्त्री पुरुष सब समान है, रंग भेद नहीं है, सभी धर्म एक जैसे हैं, तो सबके नियम भी एक जैसे होने चाहिए। पारदर्शिता होनी चाहिए। मदरसों में या मस्जिदों में अगर देखा जाए, कोई देख रहा है, दिखाया जा रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? क्या इस जगह हम पढ़ाई करते हैं, इस जगह इबादत करते हैं, तो बस वही तो दिखा रहे हैं? क्या बम बना रहे हैं? क्या बम तो नहीं बना रहे। फिर उसमें आपत्ति किस बात की ली जाती है कि यहाँ नहीं दिखाया जाएगा? और दूसरी मेरे को सबसे बड़ी मानव हनन और निष्ठुरता ये लगी कि जिस एक से अधिक विवाह करते हैं और जबरदस्ती विवाह करते हैं, जिस व्यक्ति की इच्छा नहीं है विवाह करने की या जो भी कुछ उस पर अत्याचार किया जा रहा है, अगर बेमन से उससे करवाया जाए तो वो जीते जी मर जाता है। ये मानवता के ऊपर बहुत कठोराघात हो और फ्रांस ने बकायदा, फ्रांस का नया कानून विजय जी ये कहता है कि आप एक से ज्यादा विवाह नहीं कर सकते, बहु विवाह को खत्म कर दिया गया है। थोड़ा इस पर भी एहतेशाम भाई आप खुश हो जाते, मैं आपके पास आऊंगा। एहतेशाम भाई इस पर भी खुश हो जाना। मुझको तो बड़े बड़े खुशी आपने क्लॉज समझा दिए, लेकिन गुरु प्रकाश पासवान जी, क्या आपको इस बात की जरूरत नहीं महसूस होती कि जिस लाइन पर फ्रांस में कानून आया है उस लाइन पर भारत में भी बनना चाहिए? PFI, SDPI ऐसी कई संस्थान हैं जिनके रोल हमेशा डाउटफुल ही रहते हैं। और आज 5 मिनट पहले बिल्कुल बजरंग दल का नाम भी लीजिए ना, BHP का नाम आप कैसे भूल सकते हैं? खिलाफ काम करते हैं। दीपक जी आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों के साथ, भैया बात सुन लीजिए। अब देखिए ऐसा है भैया, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं, आप सुन लीजिए जरा बातों को। माजिद जी आपका स्वभाव तो ऐसा नहीं था, ऐसे विषयों पे इतने आक्रोशित हो जाना उचित नहीं है भैया। पाकिस्तान में भी लाहौर में लाल मस्जिद के आक्रमण के बाद भी ऐसे कानून पास किए गए थे, जरा देख लीजिएगा। सऊदी अरब में MBS महमूद बिन सुलेमान जी ने भी ऐसे कानून पास किए हैं, तब आप लोग को नहीं दिखता है। आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। आज इस्लामिक कट्टरपंथ, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन एक वैश्विक समस्या है। पूरे दुनिया भर के थिंक टैंक पे इस पे चर्चा हो रही है कि इस पे अब क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। मैं स्वागत करता हूं कि फ्रांस जो कि सेक्युलरिज्म और जेंडर जस्टिस इन दो पिलर्स पे खड़ा होता है। बहुविवाह क्या भैया, 21वीं सदी में पॉलीगैमी का क्या मतलब है? जबरन विवाह, फोर्स्ड मैरिज क्या मतलब है इसका? डेमोग्राफिक इंबैलेंस जानबूझ करके क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज दीपक जी, केंद्रीय कानून मंत्री आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी ने भी स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग इस कानून का अध्ययन कर रहे हैं और यदि ऐसा लगता है तो बिल्कुल इस पर चर्चा होनी चाहिए। पिछले साल ही सैमुअल पेटी की नृशंस हत्या के बाद फ्रांस में इसकी चर्चा शुरू हो गई थी। अब अगर जो लोग इस कानून का स्वागत नहीं कर रहे हैं, मुझे उनके मानसिकता पे हंसी आती है और सवाल पूछने का मन करता है। सीधे चलता हूं मौलाना साजिद रशीदी जी, आपने तो कानून का समर्थन नहीं किया, आप तो इधर उधर की बात करते रहे। बताइए क्या फ्रांस के कानून का समर्थन करते हैं आप? क्या किया आपने फॉर्म लॉज का?
पहले कानून बनाए, आप चर्चा कर रहे हैं जब बेचारे हमारे किसान भाई सर सड़कों पे मर रहे हैं। दूसरे चैनल पर आ गए, आज किसानों पर डिस्कशन नहीं है यहाँ पर। आंदोलन में मारे गए शहीद माजिद हैदरी, आज किसानों पर डिस्कशन नहीं है यहाँ पर, दूसरे चैनल पर आ गए हैं आप। किसान हमारे मेरा सवाल मौलाना साजिद रशीदी से, हमारे साथ है, देश का किसान हमारे साथ है, 135 करोड़ लोग हमारे साथ हैं। भाई इनकी आवाज विषयांतर मत होइए आप, विषयांतर मत होइए, स्वीकार करिए इस्लामिक कट्टरवाद एक समस्या है। बोलिए मेरे साथ आप। इस्लामिक कट्टरवाद वाकई में एक समस्या है, और मेरा मौलाना साजिद रशीदी से यही सवाल, फ्रांस के कानून का अपने दिल खोलकर समर्थन क्यों नहीं किया मौलाना साजिद रशीदी? उसके बाद सुबी खान के पास जाऊंगा। अनावश्यक, देखिए मैं हर उस कानून का समर्थन करता हूं जो कानून किसी एक समुदाय को पीड़ित ना करके सभी के लिए हो। अगर आप फ्रांस की बात को लेकर सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने चैनल पे, तो ये तो अपने आप में एक दहशतगर्दी है आपकी। आपको तो खुद इस पर अध्ययन करना चाहिए। फ्रांस में अगर कोई अच्छा कानून बनता है देश में, यहाँ है तो क्या बुराई है उसमें? लेकिन आप फ्रांस के कानून को लेकर कभी हिंदुस्तान पे आ जाते हैं, कभी फ्रांस चले जाते हैं। जब फ्रांस का जवाब मिलता है तो हिंदुस्तान चले आते हैं कि यहाँ भी होना चाहिए। अरे भाई, ये सरकार का काम है, ये आपका काम नहीं है दीपक जी। आप तो जो कानून वहाँ बना है उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि साहब हिंदुस्तान में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, साहब कैसी बातें करते हैं आप? जैसे रविशंकर फ्रांस को लेके किस किस तरह के रिएक्शंस इंडिया में देखने को मिले थे? क्यों हजारों लाखों की भीड़ जमा हो गई थी? क्यों फैसले सुनाना शुरू? क्यों हजारों लाखों की भीड़ जमा हो गई थी? आप मुझे ही कटघरे में खड़े कर रहे हैं, लेकिन अपनी गिरहबा में नहीं झांकेंगे। सुबी खान, क्या इन तमाम टोपी वालों को अपनी गिरहबा में झांकना चाहिए? आईएसआई के साथ किसके कनेक्शन मिलते हैं उस पर भी बात कर लीजिए। आईएसआई के कनेक्शन किसके साथ मिलते हैं उन पर भी बात कर लीजिए। मेरे साथ तो नहीं मिला सर, मेरे साथ नहीं मिले और ना मिलेंगे कभी। सुबी खान, अफसरान पकड़े गए हैं उन पर भी बात कर लीजिए। मैं नहीं जाना चाहता था उस बात पर, लेकिन आपने जानबूझकर मुझसे ये बातें कहलवाई। भाई जो लोग भी अब मौलाना साहब सुन भी लीजिए ना, उनके खिलाफ कानून बनना चाहिए। कह ली ना, बात सुन लीजिए। देखिए, इनका सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप अगर किसी अच्छे कानून की भी बात कर रहे हैं तो किसी पंथ विशेष के खिलाफ मत बनाइए। आप मुझे इस्लाम के अलावा एक भी ऐसा पंथ बता दीजिए जिसमें इस्लामिक स्टेट का एजेंडा हो, जिसमें गजवाए हिंद के नाम पे किसी देश को तोड़ने की बात होती हो, या जिसमें जिहाद के नाम पर मासूम बच्चों को अलगाववादी, कट्टरवादी, आतंकवादी बना के सुसाइड बॉम्बर्स बनाया जाता हो। अगर किसी पंथ में कोई अपराध हो रहा है तो कानून उसी के खिलाफ बनेगा। हिंदू राष्ट्र पे भी आती हूं, बिल्कुल आती हूं। हिंदू कोई पंथ नहीं है, हिंदू एक राष्ट्रीय पहचान है। ये कंफ्यूजन आप लोग जानबूझ के क्रिएट करते हैं। हिंदू इज अ नेशनैलिटी। भारत में रहने वाला हर इंसान हिंदू है, वो किसी भी पंथ को मानता हो। पहले परिभाषाएं समझिए, पहले परिभाषा समझिए आप लोगों ने। और एक चीज में और दीपक जी, मैं इनके सेक्युलर पे भी एक चीज बोलना चाहती हूँ। दीपक जी, मैं सेक्युलर रिमार्क पे भी एक चीज बोलना चाहती हूं। अगर इतना सेक्युलर देश आपको चाहिए तो हर चीज में सेपरेटिज्म क्यों चाहिए भाई? आपको एजुकेशन भी सेपरेटिस्ट चाहिए, अलग से मदरसे चाहिए, मेन स्ट्रीम एजुकेशन भी नहीं चाहिए, आपको लेजिस्लेशन भी अलग चाहिए, अपना शरिया चाहिए, आपको भारत का कानून भी नहीं चाहिए, आपको जुडिशरी भी अलग चाहिए। अगर सेक्युलर देश है तो पंथ के नाम पे अलग कानून क्यों चाहिए? जवाब देती हूं आपको। भारत का संविधान आपको सिर्फ आपकी पर्सनल लॉ वहां तक एक्सरसाइज करने का राइट देता है जहां तक वो अपराध की श्रेणी में हमारा हक है। हम जैसे अपनी मर्जी अपना रिलीजन प्रैक्टिस करें, आप होती को नहीं रोकने वाली। हम 4 शादियां करें, एक शादी करें, आपको क्या उससे? तो उस पे आईपीसी की धारा क्या खाएं क्या नहीं खाएं, आपकी क्या परेशानी है उसमें? यही तो 6 वर्षों से इस देश में प्रॉब्लम चल रही है। मुसलमान खा क्या रहा है, मुसलमान पी क्या रहा है, मुसलमान शादी क्यों कर रहा है? हम किसी हिंदू महिला से प्यार करें तो लव जिहाद हो गया। अजीब से आपने हालात बना दिए देश में। ना एक मिनट, माजिद हैदरी और सुबी को स्क्रीन पर लाया जाए प्लीज। माजिद हैदरी और सुबी दोनों। मैं माजिद हैदरी आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। इस हिंदुस्तान का कानून, संविधान ये कहता है ये एक से ज्यादा विवाह नहीं है। माजिद हैदरी किस हक से बोल रहे हैं कि 4 शादी करूंगा? कौन रोकने वाला हो सकता है? मुझे बताइए किस हक से बोल रहे हैं? हमारा अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ है, तो आ गए ना पर्सनल लॉ के नीचे। आप 4 शादियां कर सकते हैं, 400 बच्चे पैदा कर सकते हैं, आप कुछ नहीं रोक सकते। या कोई भी पर्सनल लॉ फॉर दैट मैटर,
संविधान के साथ कॉन्ट्रवीन नहीं कर सकती कोई भी पर्सनल लॉ। इतने देखिए, आप ये फजूल की बहस ना करें। हमारे ये बेहूदगी की बहस नहीं है। आप उन्हें कल को नहीं कह सकते गुरुद्वारे में शादी की। अगर आप 4 शादियां करेंगे माजिद हैदरी तो आपके खिलाफ भी पिटीशन लगेगी। कैसे करें? आप नहीं ला सकते। तो वो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर देखिए, सकते। कल को गुरु प्रकाश भाई आहिस्ता आहिस्ता अगर मुर्गी काटेंगे तो मेरे लिए हलाल नहीं होगी। एज सिंपल एज दैट। आप समझा कीजिए बात को। दीपक जी, गुरु प्रकाश भाई मुझे मुर्गी आहिस्ता आहिस्ता काट के देंगे तो मेरे लिए वो हलाल नहीं होगी। ठीक है, मैं जनरल बख्शी को कहना चाहता हूँ। ज़ेबा खान मेरे साथ जुड़ गई है 1 मिनट के लिए। जनरल बख्शी कुछ कहना चाहते हैं? जनरल बख्शी जी क्या कहेंगे? माजिद हैदरी साहब ने बिल्कुल यहाँ पे एग्जेम्पलीफाई किया है कि प्रॉब्लम क्या है। हाँ साहब, चाहे आपका कानून देश का ये हो, मैं 4 शादी करूंगा और मैं थोपूंगा भी औरों के ऊपर, ये प्रॉब्लम है साहब। अगर आप अपना जो करना चाहते हैं इबादत का तरीका, प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आज एक बहुत अच्छी माजिद हैदरी आज एक बहुत अच्छी और ढंग से डिबेट हो रही है और यहाँ कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जिनका मुझे अच्छा लगा सुनकर, खासकर मौलाना साहब का मुझे अच्छा लगा जिस लहजे में वो बोले। इसका मतलब सीरियस डिबेट का लहजा है। आप प्लीज इसको डीरेल मत करिए आज, ठीक है साहब। सारी प्रॉब्लम है कि केवल भारतवर्ष की प्रॉब्लम नहीं है, फ्रांस में भी यही चीत्कार हो रही है, जर्मनी में, आपके क्या कहते हैं, अमेरिका में, हर जगह ये हो रहा है। आप देख रहे हैं चीन में क्या हो रहा है और किस तरह वो उसके साथ डील कर रहे हैं, किस बेरहमी से वो उइगुर मुसलमानों के साथ पेश आए हैं, किस तरह दाढ़ियां काट दी हैं, जेलों में डाला है, प्रताड़ित किया है और क्या कहते हैं, आजाद देनी बंद करवा दी है, ये सब करवा दिए हैं। वो एक तरीका है। हम उस तरीके नहीं जाना चाहते। एनआरसी लगा हम उस तरीके कैंपों में बंद करना है। देखिए साहब, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, परेशानी है। मैं वही कह रहा हूँ साहब, हम कानूनी ढंग से चलना चाहते हैं, इसीलिए कानून की बात हो रही है, ठीक है साहब। हम कानूनी ढंग से चलना चाहते हैं, इसीलिए कानून की बात हो रही है। और आज मैं समझता हूँ, आप जरा 1 मिनट, आप मौलाना साहब को भी बोलने दीजिए। माजिद भाई 1 मिनट सुन लीजिए ना, थोड़ा रिस्पेक्ट करिए। सुन लीजिए, आपके पास आऊंगा मैं। हाँ, मैं मौलाना साहब को ज्यादा सुनना चाहूंगा क्योंकि वो ढंग से बात कर रहे हैं। मैं साफ बात कहता हूँ। देखिए, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि एक साइलेंट मुस्लिम मेजॉरिटी है, उसको बोलने दीजिए। जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने सबको डरा के चुप करा के रखा है। ठीक, हमने यही तमाशा पंजाब में देखा था, यही तमाशा हमने जम्मू कश्मीर में देखा है और यही तमाशा अब हम सारे देश में देखने जा रहे हैं। जो साइलेंट मेजॉरिटी है, और मौलाना साहब मेरा ख्याल उस साइलेंट मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप जरा उनकी आवाज सुनिए माजिद, उनको सुनिए और आप देखिए किस लहजे में बोल रहे हैं। उनका लहजा अलग है, उनका लहजा रीजनेबल है, उनका लहजा रीजनेबल है। कोई स्पॉन्सर, आपको कोई हक नहीं है उनको गाली देने का। अरे आपको हक नहीं है उनको गाली देने का या उनके ऊपर। अरे किसान की डिबेट दूसरी है यार, आज तो डिबेट कुछ और हो रही है ना। टॉपिक तो प्लीज एक मिनट माजिद हैदरी थोड़ा शांति, माजिद हैदरी थोड़ा शांति। मेरे साथ शबनम खान भी जुड़ गई है, ज़ेबा खान भी जुड़ गई है। शबनम, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस्लामिक कट्टरपंथ को जो हमारे सिस्टम में कोड की तरह फिट हो चुका है, फ्रांस की तरह निकालने की नई जरूरत है हमारे सिस्टम से? हाँ जी, हेलो। हाँ, मैं डिस्कनेक्ट हो गई। अभी सब लोग पूछ रहे थे कि इस्लामिक कट्टरपंथ से सबसे बड़ा खतरा किसको है? सबसे बड़ा खतरा तो मुसलमानों को ही है। इन कट्टरपंथियों से जान बचानी पड़ेगी मुसलमानों को खुद, और फिर भारत के लिए तो ये जैसे नासूर बनते जा रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ कि ये सारे जितने भी लोग बैठे इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, इनसे पूछिए कि ये भारत के व्यक्ति हैं, इनको भारत को बचाना है या नहीं बचाना है, या अपना इस्लामिक जामा पहनकर सिर्फ नोट कमाने इन लोगों को। मतलब भारत की कोई फिक्र है इन लोगों को या नहीं है, या इसी तरह से इस्लामिक आतंकवाद को फैलने देंगे? और पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं किस तरह से मुसलमानों से लोग दहशत में आ रहे हैं। और क्यों ना फ्रांस वाला कानून यहाँ भी लागू कर दिया जाए।
लागू कर देंगे तो बेचारे विक्टिम बनकर आ जाएंगे कि अरे हम तो भाई देखिए अल्पसंख्यक लोग बड़े दुखियारे पीड़ित, हमारे साथ बड़ा सरकार ने अन्याय कर दिया, तब ये वाला जामा ओढ़ लेंगे। इनके ये जो बदलते मुखौटे हैं ना, अरे मैडम हम ये तो इससे मुसलमानों को, जो देश के मुसलमान है, बचना होगा। नहीं तो एक एक बच्चे के अंदर ही इसी तरीके की चिंगारी भर देंगे। और कौन से हिंदू ने परेशान किया आपको? एक का नाम बता दीजिए जरा। हिंदू ने नहीं, हिंदुत्व ने। हिंदू भाई हमारे भाई हैं, हिंदुत्व की बात कर रहा हूं मैं। हिंदुत्व और हिंदू में फर्क है। से लगा कर रखे हुए। और हिंदुत्व क्या है माजिद हैदरी? कौन से हिंदुत्व ने तय कर दिया आपको? माजिद हैदरी, हिंदुत्व क्या है जरा डिफाइन कर दीजिए मुझे। उसकी घंटी की आवाज तुम्हारे कानों में हिंदुत्व चुभती है। वो राजनीति है सारी चीजें जिसने ऊपर इस थोपना देश चाहते हो आप। की माइनॉरिटीज को परेशान करके रख दिया हुआ पिछले 6 वर्षों से। हिंदू भाई तुम ये पूरा झूठा नैरेटिव है जो आप फैलाते हैं अपने यहाँ के लोगों को कट्टरपंथी बनाने के लिए। और हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ। आप जिंदगी कैसे जिएंगे इसका संपूर्ण दर्शन है। हिंदुत्व कोई संकीर्ण विचारधारा नहीं है माजिद हैदरी। मैं आपके पास नहीं, ज़ेबा खान के पास जाऊंगा। ज़ेबा, आपको लगता है जर्मनी फ्रांस वाला कानून भारत में भी होना चाहिए? कुछ किताबें भेज दूंगा हिंदुत्व पर पढ़ने के लिए। देखिए दीपक जी, कट्टरवाद, दीपक जी कट्टरवाद किसी भी धर्म में हो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कोई भी धर्म है वो कट्टरवाद की शिक्षा नहीं देता है। सभी धर्म प्यार, मोहब्बत और आपसी भाईचारे की शिक्षा देता है। तो कट्टरवाद किसी भी धर्म में हो वो बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। कट्टरवाद से देश कमजोर होता है। चाहे वो किसी भी धर्म में कट्टरवाद हो, कहीं भी कट्टरवाद हो, हर तरह का कट्टरवाद पे रोक लगनी चाहिए। तो आप बोल दीजिए ये कानून भारत में भी आ जाए, फ्रांस वाला। दीपक जी, मैं कह रही हूं कि हर तरह के कट्टरवाद पर रोक लगनी चाहिए। किसी भी तरह का कट्टरवाद बर्दाश्त नहीं है। और कोई भी धर्म जो है प्यार मोहब्बत सिखाता है और आपसी भाईचारा सिखाता है, स्नेह सिखाता है, सेवा भाव सिखाता है। कट्टरवाद कोई भी धर्म नहीं सिखाता है। तो कट्टरवाद किसी भी धर्म में ये सब बातें उसे हमारे माजिद हैदरी भाई उनको समझा देते हैं। वो 25 घंटे खतरे में रहते हैं। दिन में 24 घंटे रहते हैं, माजिद हैदरी 25 घंटे खतरे में रहते हैं। कोई बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए और ईमानदारी से उसका दमन छोड़िए आप वही गांधी गोड से। अभय गुप्ता दिल्ली से मेरे दर्शक सुन गए, सीधे उनके पास चलते हैं, बहस को आगे बढ़ाएंगे। अभय गुप्ता जी, क्या मानना है आपका? सर नमस्कार। सर मेरा मानना है कि हम लोग बात करते हैं कट्टरवादी की, ये भाईचारे की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, फिर भी ये कट्टरवादी क्यों, कट्टरपंथी क्यों? इस्लामिक कट्टरपंथियां जितनी भी हैं इनका एक ही एजेंडा है कि पूरे देश में कट्टरपंथी फैलाएं। मेरा सरकार से एक प्रार्थना है, एक निवेदन है कि कट्टरपंथी बंद होनी चाहिए, खासकर भारत में बंद होनी चाहिए। भारत में तो इसकी कहीं और कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार किसने बनवाया? ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें अयोध्या, काशी, सोमनाथ, इनको तोड़वाया किसने? ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। सर मैं प्रार्थना करता से और आप लोगों से, मीडिया चैनल से, कि कट्टरपंथी बंद होनी चाहिए। इसकी भारत में या पूरे देश में कोई जगह नहीं है। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। और यहीं से आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। मैं सीधे चलता हूं सुबी खान के पास। सुबह मुझे एक शब्द का जवाब दीजिए, और बड़ा व्यापक शब्द मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं। हिंदुत्व से परेशानी है माजिद हैदरी को, हिंदुओं से नहीं है। ये समझ नहीं पा रहे, हिंदुत्व एक आम शब्द नहीं, इट्स ए वे ऑफ लाइफ है। क्या बताएंगे आप हिंदुत्व के बारे में माजिद हैदरी को? जी दीपक जी, बहुत आपने मेरा मन पसंदीदा सवाल पूछ लिया आज। देखिए, मैं बोलती हूं हिंदू मतलब भारतीय, और हिंदुत्व मतलब जो जागा हुआ भारतीय। इन लोगों को जागे हुए भारतीय से प्रॉब्लम है। इन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि हम तुम्हारा गला भी रेत दें तो सवाल मत पूछो, वरना तुम हिंदुत्ववादी हो जाओगे। इन लोगों को सेल्फ डिफेंस के लिए जो खड़ा हो जाए उससे परेशानी है। इनको जागृत हिंदू से परेशानी है, इनको सशक्त हिंदू से परेशानी है, इनको सक्षम हिंदू से परेशानी है। ये चाहते हैं कि हिंदू डरता रहे, दबा रहे, टूटा रहे, बटा रहे, एक ना हो। आज हिंदू जाग गया है, एक हो गया है, सशक्त हो गया है, तो ये फौरन बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो हिंदुत्व है। अगर आपको ऐसे हिंदुत्व से डर लगता है तो बहुत अच्छा है ये डर,
क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट कभी ना कभी किसी चीज का आता है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है मेरे भाईजान। आप सालों तक अगर किसी को डराते रहेंगे, दबाते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे, उसके अंदर हीन भावना डालते रहेंगे, उसका इतिहास नाश करते रहेंगे, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा सब नाश करते रहेंगे, और जिस दिन वो खड़ा हो गया उस दिन कहेंगे अरे तुम तो आतंकवादी हो। अरे ड्रामा करिए कहीं और जाकर। आतंकवाद की डिबेट पर आप नेशनल टीवी पर हंस रहे थे। इतना सम्मान है आपके दिल में एक ह्यूमन लाइफ का, एक इंसानी। ठीक है, मैं जनरल बख्शी के पास चलता हूं, उनका हाथ उठा हुआ देखा है। जनरल बख्शी, क्या हिंदुत्व को आप इतना संकीर्ण मानते हैं कि हिंदुत्व से माजिद हैदरी जैसे लोगों को डरने की जरूरत पड़े? देखिए साहब, बात ऐसी है कि जो कट्टरपंथ अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी प्रतिक्रिया होगी, उसका रिएक्शन होगा, और ये फिर आपकी देन कि जो लोग सीधे साधे हैं, जो लोग इतने गऊ जैसे शरीफ हैं, वो भी आप मजबूर करेंगे, धक्का देंगे उनको कि साहब हम तो ऐसे नहीं मानेंगे जब तक हम गले रेतते रहेंगे, जब तक हमारे गले ना रेते जाए। आप बेवजह लोगों को धक्का दे रहे हैं उस तरफ। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने हिंदुत्व 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 की रट लगा रखी है। कितने हिंदुत्व के आतंकवादी अमेरिका में, यूरोप में, फ्रांस में, जर्मनी में, जापान में, चीन में, मिडिल ईस्ट में पकड़े गए हैं या मारे गए हैं या उन्होंने क्या बोल रहे हैं आप? आपने क्यों ठेका ले रखा है कि पूरी दुनिया में आप इम्पोज करेंगे जबरदस्ती अपने आप को? तो फिर रिएक्शन तो होगा, फिर आप रोना शुरू करते हैं कि साहब ये भी कट्टरपंथ है। आपने शुरू कराया ना हिंदुत्व विचारधारा हिंदुत्व विचारधारा का लेट मी बी क्वाइट फ्रैंक, क्योंकि आप जिस लहजे में बात कर रहे हैं आपको उसी लहजे में जवाब मिलेगा। मौलाना साहब बिल्कुल आप लहजे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो है आप हिला हिलाकर करेंगे बात। आप क्या समझते हैं कोई डर जाएगा? आप क्या समझते हैं? कट्टरपंथ आपने शुरू किया और जो कुछ हो रहा है वो रिएक्शन है। यू गॉट दैट राइट? और वो तभी जाएगा जब आप नॉर्मल हो जाएंगे, महात्मा गांधी और सीधी बात करना शुरू करेंगे। माजिद हैदरी, आप डेफिनेशन तो छोड़िए, डेफिनेशन तो छोड़िए, आप हिंदू और हिंदुत्व इन शब्द को मेरे ख्याल से अपने जहन में बिठा भी नहीं पाए। आपकी समझ बड़ी छोटी है। मैं यहीं से शुरुआत करूंगा और सबसे पहले मैं चलूंगा सैयद जरीन के पास। सैयद, आपको क्या लगता है, क्या फ्रांस का कानून भारत में लागू होना चाहिए? जैसे को तैसा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ना करें? ये आपने शुरुआत की है ना। आप ठंडे पड़ जाए, सब ठंडे पड़ जाएंगे, लेकिन आप सर पे चढ़ेंगे तो फिर कौन कब तक सहेगा? जी जरीन बोलिए। जैसे मौलाना साहब बात कर रहे हैं, वो बड़े ठंडे। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, मैं बहुत देर से आपकी डिबेट देख रही हूँ, सुन रही हूँ। एक एडवोकेट भी अभी बैठे थे जो बता रहे थे, इसमें दो जो उन्होंने पॉइंट्स बताए थे वो अगर सच में अगर लागू हो जाएंगे तो एक मुसलमानों पे नहीं, हर मजहब पे अगर वो लागू होंगे। जैसे हेट स्पीच है या दंगे करवाने, वो किसी भी मजहब में हो, अगर कोई हेट स्पीच देता है, कोई दंगे भड़काता है जिससे देश का जो है वो शांति जो है व्यवस्था वो भंग होती है, तो जरूर होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी, इस्लाम की मैं इतनी देर से बातें सुन रही हूँ, देखिए इस्लाम से ज्यादा बहुत ही अमन पसंद ये मजहब है, और इस तरीके से उसको कट्टरपंथी इसे जोड़ना, क्योंकि देखिए इस्लाम में अगर आपने किसी एक बेकसूर को मारा है तो आपने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। ये जानना बहुत जरूरी है। अब आप कट्टरपंथी मतलब जितना आतंकवाद दुनिया में हो रहा है सारा मुसलमान ही करे दे रहा है। मुसलमान को हवा बना दो, मुसलमान पे मतलब सारी डिबेट का जो आजकल जो एक हॉट टॉपिक चल रहा है वो मुसलमानों से रिलेटेड चल रहा है। अरे भैया, अच्छे मुसलमानों की भी तो बात कर लीजिए आप। कोई इंसान अगर कोई भी, मैं तो कह दूं कोई भी आतंकवादी, वो किसी भी मजहब का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है। जनरल बख्शी कुछ कहना चाहते हैं? जनरल बख्शी आपको जवाब देना चाहते हैं? आइए जनरल बख्शी प्लीज। आतंकवादी आप सिर्फ मुसलमानों पे थोप दीजिए। क्या एपीजे अब्दुल कलाम हमारे आदर्श नहीं रहे जनरल बख्शी जी? बिल्कुल बिल्कुल बिटिया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस देश में एपीजे अब्दुल कलाम से ज्यादा रिस्पेक्टेड दूसरा राष्ट्रपति आपने देखा है? कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे उसकी इज्जत करते हैं। क्योंकि मैं बेटा वही आपसे कह रहा हूँ कि जब मुस्लिम मेजॉरिटी, सब नॉर्मल इंसान एक शरीफ इंसान होता है, वो चाहता है कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे आबाद हो। नहीं, देखिए एक मिनट बेटा, मैं कह लूं, और मैं तो कहूंगी कि हर एक भारतवासी को मौलाना अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़नी चाहिए।
जी अब्दुल कलाम का वही मैं कह रहा हूं, हम ऐसे मुसलमान होंगे, कोई क्यों करेगा? पूजेंगे लोग, पूजेंगे, अब्दुल कलाम जैसे को पूजा जाता है, क्योंकि वो मॉडल मुस्लिम, मॉडल इंडियन, मुस्लिम नहीं, मैं मॉडल इंडियन कहूंगा। एक वो ही इज एन एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ अस। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि अब वक्त आ गया है, इस्लाम में जो मॉडरेट मुस्लिम मेजॉरिटी है आप जैसी, वो आवाज उठाए और अपने आप को कट्टरपंथियों से बिल्कुल अलग करे, ताकि लोग वो फर्क देखें, लोग वो फर्क देखें। आप देखेंगे फर्क पड़ेगा। आप कट्टरपंथियों की वजह से जब आप जाती हैं, हम यहीं से डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मैं इसी पॉइंट से डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा जरीन, लेकिन मुझे विपेंद्र सिंह लखनऊ से मेरे दर्शक जुड़ गए, उनके पास जाना है। विपेंद्र, क्या कहेंगे इस विषय पर? सबसे बड़ी चीज मैं दीपक जी, मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि आज फ्रांस को जरूरत क्यों पड़ी इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ कानून लाने की? आखिर किसी एक विशेष समुदाय के ऊपर जो टिप्पणी चल रही है, क्यों चल रही है? रीजन इसका यही है कि जहां भी आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है या जहां भी आतंकवादी गतिविधियां हो रही है, किसी एक विशेष समुदाय के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? आप आज सारे देश, मैं फ्रांस की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे देश की बात कर रहा हूं, सारे देश को ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि आखिर ऐसी गतिविधियां क्यों चलाई जा रही हैं, क्यों कर किसी एक विशेष समुदाय के द्वारा चलाई जा रही। इनको ट्रेनिंग कहां से मिलती है? मदरसे से मिलती है। इनके यहाँ पे जितने भी, आज बताइए, एक देश में 2 कानून पैरेलल में कैसे चल रहे हैं? दीपक जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब भारत में एक कानून है तो पैरेलल में सीरिया कानून अपना को सीरियत ला देते हैं, तमाम कानून। चलिए ठीक है विपेंद्र, यहीं रुकेंगे हम। प्रदेश की बहस में हम बात कर रहे हैं फ्रांस के नए कानून पर। फ्रांस का नया कानून ये कहता है जो इस्लामिक कट्टरपंथ फैलाएगा फ्रांस के अंदर, क्योंकि आपको जरूर पता होगा वहां पर जिस नृशंस तरीके से एक कैरिकेचर बनाने पर प्रोफेसर की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद पूरी दुनिया स्तब्ध थी। इसके बाद फ्रांस ये समानता का कानून लाने की बात कर रहा है और यहां पर वो ये कह रहा है कि अगर इन धार्मिक गतिविधियों में, मजहबी गतिविधियों में अगर किसी भी तरह के एक्सट्रीमिस्ट का व्यू उनको मिला तो वो उस पर कार्रवाई करेंगी। क्या भारत में भी ऐसे कानून की जरूरत है? इसी पर हम बहस कर रहे हैं। सीधे पैनल को दिखा देता हूं। मेरे साथ अवनीजेश अवस्थी जी हैं, मेरे साथ माजिद हैदरी जी हैं, मेरे साथ जेबा खान है, मेरे साथ सैयद जरीन जी हैं, मेरे साथ शबनम खान है, मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी है। अवनीजेश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और मेरा बड़ा दो टूक और सीधा सवाल, क्यों ना भारत सरकार भी अब इस कानून को लागू करे? नहीं, ये तो आज अभी आपके साथ एक वकील साहब बैठे थे, उन्होंने भी कहा कि मैं तो समर्थन करता हूँ और इन्होंने भी कहा कि समर्थन करता हूँ, और ये कहते हैं कि सब पर लागू होना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं यूनिवर्सल सिविल कोड में कि सबके साथ एक कानून लागू हो। हम कब मना कर रहे हैं? यही लोग विरोध करते हैं कि नहीं, हमारा, अभी माजिद हैदरी ने कहा कि मैं 4 शादियाँ करूँ, मैं ट्रिपल तलाक दूँ, ये मेरा व्यक्तिगत मसला है। अरे सती प्रथा भी तो व्यक्तिगत मसला था, ख़त्म हुआ ना? बाल विवाह भी मतलब व्यक्तिगत मसला था ना, किसी धर्म का था, ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ? इस मानवता के साथ इसमें बताइए कि इसमें ये पर्सनल लॉ के नाम पर ये बदमाशी नहीं चलती रहेगी। ये बात है, महत्वपूर्ण बात ये है। जीडी बख्शी जी ने बहुत अच्छी तरह से आज कहा, बहुत अच्छी तरीके से कहा। उसमें माजिद हैदरी पता नहीं क्यों बिगड़ गए, लेकिन एक बात बताइए ना, उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में कहीं भी हिंदुओं के नाम पर यह हुआ हो कि इनको अलग किया जाए, ये आतंकवादी हैं, इन्होंने हमारे देश में आके व्यवस्था फैलाई, हमारे देश में कहीं नहीं है ना। इसके लिए आप मुसलमानों को सोचना पड़ेगा ना। आप ही कहिए, सही कहा उन्होंने कि मध्यम वर्गीय मुसलमान जो है, पिस्ता वो है बेचारा, मुट्ठी भर लोग जो है जो आतंकवाद के रास्ते पर चल करके पूरी की पूरी कौम को बदनाम करते हैं। लेकिन बात यह है नहीं, आप लोग उनका साथ देते हैं। आप लोग जो ही उनको पकड़ा जाता है, जो ही उनको आइसोलेट किया जाता है, आप कहते हो इस्लाम पर खतरा ही है। आप ये बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जहाँ पे मुसलमान अल्पसंख्यक वास्तव में बहुत कम है, 2, 4, 5, 7, 10, 15 फैमिली रहती हैं और पूरे में हिंदू रहते हैं, कहीं उनको कभी दिक्कत हुई? कश्मीर में 5 लाख हिंदू परिवार निकाल दिया कि नहीं? कहीं आप हिंदुस्तान के 70 साल के दंगों में बता दीजिए कि जहाँ पर हिंदू बहुतायत में है वहाँ पे कभी दंगा हुआ? दंगा मेरठ, अलीगढ़, मलियाना, भागलपुर, भिवंडी, वही क्यों होता है? दिल्ली में दंगा, पुरानी दिल्ली में क्यों होता है? जरीन के पास क्यों नहीं होता? आप बताइए ना। जरीन, प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि जो एक चीज मैं कहना चाहूंगी,
मेरा सवाल सुन ले, फिर दोनों का जवाब दे दीजिएगा। ये जो हाँ ठीक है, एक बड़ी कौम जो मिडिल क्लास, थोड़ा मॉडर्न मानती हो अपने आप को मुसलमानों में, वो भी क्यों इनके साथ खड़ी हो जाती है बचाने के लिए? ये दुविधा वाली बात है। हमारे यहाँ भी ऐसे सरफिरे हैं, लेकिन मेजॉरिटी उनके इस सरफिरेपन को डिस्कार्ड कर देते हैं, हटा के फेंक देते हैं। वो आप लोग क्यों नहीं कर पाते? दीपक जी, सबसे पहले तो मेरा तेरा खत्म हो। मैं चाहती हूँ कि हिंदुस्तान में हर भारतीय को एक जैसी इज्जत मिलनी चाहिए, एक समान अधिकार मिलना चाहिए। दूसरी बात कहना चाहूंगी, बिल्कुल ठीक, सबसे पहले माइनॉरिटी स्टेटस छोड़ दीजिए आप। कानून आया था, सबसे पहले माइनॉरिटी स्टेटस छोड़ दीजिए आप। आपको पता है कि उस सब बराबर, सबसे पहले माइनॉरिटी स्टेटस छोड़ दीजिए। एक मेरी बात सुनिए, ट्रिपल तलाक पर आप कानून लाए, कितने लूप होते, कितनी महिलाओं को आज तक इंसाफ मिला है? सब पुलिस स्टेशन और कचहरी के चक्कर काट रही हैं। क्या कभी सरकार ने ये आंकड़ा लिया, जानने की कोशिश करी? कानून तो आप हर चीज के कानून लेकर कर आएंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है? ट्रिपल तलाक कानून लेकर आए थे, मैं सबसे पहले खड़ी थी उसके समर्थन में। क्या मिला मुस्लिम महिलाओं को? तो इस्लाम में इस तरीके का ट्रिपल तलाक जो तलाक बोल के बार कहूंगी, शादी खत्म हो जाती थी, उससे मुक्ति मिली कि नहीं मिली? ये तो बताइए ना। आप लेकर कर आए, आज तक महिलाएं भटक रही हैं। पूछिए जा करके, आज तक महिलाएं भटक। ठीक है, शबनम खान के पास चलता हूँ। शबनम खान, क्या महिलाएं भटक रही हैं? क्या 3 तलाक मतलब तलाक कह देने से शादी खत्म, उस अभिशाप से महिलाएं मुक्त हो पाई हैं? और अगर नहीं हो पाई हैं, वो भी आपकी गलती है। निकल आ रहे हैं। बिल्कुल दीपक जी, आज लड़कों की हिम्मत नहीं है कि 3 बार तलाक देकर, चाय ठंडी थी या खाना नहीं बनाया या कुछ और प्रॉब्लम हो गई, बीमार हो गई और बच्चा पैदा हो रहा था, दवाई नहीं दिलाने की वजह से उसे छोड़ दिया। ऐसी हजारों चीजों पर जो छोड़ा करते थे ना, आज उनकी ऐसी की तैसी हो रखी है। मैं बहन को बता रही हूँ, और किस बहन को न्याय नहीं मिला मुझे बताइए जरा, मैं उनकी पूरी मदद करूंगी। अगर इनको कोई भटकी हुई बहन मिल रही है तो। मैं तो इतने साल से वो वाली बहनों को भटकते हुए देख रही थी जिनको छोड़ देते थे सारे आदमी और आराम से साहूकार बन के बैठ जाया करते थे, कहते थे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो छोड़ दिया, घूमती रहे। कोई कानून में सजा भी नहीं थी उस व्यक्ति के लिए। थोड़ा सा अगर बहनों के लिए सोचना है ना, तो ये वाला सोचिए कि सुबह से चलिए आप और हम सब एक शंख बजाएंगे और कहेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई थे, लेकिन अगर कोई मुसलमान अपराध करेगा तो एक भी मुस्लिम व्यक्ति उसके साथ स्टैंड नहीं लेगा। चलिए पहले ये कहना सीखिए। और वो माजिद हैदरी कहाँ है, पूछिए जरा उनसे कि अगर भारत के बारे में सच में भारतीय हो, बाकी सारी बातें छोड़ो, भारतीय हो तो चलो बॉर्डर पे चलेंगे सारे लोग मिलकर। खड़े हो पाओगे वहां पर? 1 मिनट अगर खड़े होके दिखाया तो चलो देखते हैं कितना दमखम है। जाएंगे बॉर्डर पर, चाहता हूं मैं, कहोगे क्या सारे लोग मिलकर? तो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर ये कैमरा देख के बड़ी बड़ी बातें और ये लपचप करना बहुत आसान होता है। जरा माजिद हैदरी को बोलो चलो शबनम खान चलने को तैयार है, तुम चल रहे हो क्या? चलो बॉर्डर पे अपने सैनिकों के साथ खड़े होंगे, एक हमारी भी गर्दन हो जाए जरा अपने देश के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूछो जरा। छोड़िए, मेरे पास अफसोस वक्त कम होता जा रहा है। सीधे कंक्लूडिंग कमेंट के लिए हम विजय अवस्थी के पास चलूंगा। हम विजय अवस्थी जी तरफ से। दीपक जी, अभी जरीन खान ने कहा कि कानून तो बना दिया, इंप्लीमेंट नहीं होता। मैं उनको जवाब दे देता हूं, कानून हत्या के खिलाफ भी है और हत्या करने वाले को कानून से सजा मिलती है। हत्या बंद नहीं हो गई, हत्याएं बंद नहीं हो गई, लेकिन कानून के कारण हत्यारे को सजा मिलती है, इसलिए कानून बनता है। समझ में जरा थोड़ा सा अगर कानून की समझ हो, कानून से अपराध नहीं रुकते, लेकिन अपराधियों को कानून के कारण सजा मिलती है और यही होगा सबसे बड़ी बात। होने पे मांस मछली खाने पे कोई बैन नहीं है जो आपने इस देश में लगा दिया है। फ्रांस में ऐसा कोई बैन यार, तुम फ्रांस की बात ना करो यार। कहाँ है दीपक जी? पहले माजिद हैदरी से पूछवाइए, चलेंगे क्या बॉर्डर पे? अच्छा, माजिद हैदरी और शबनम को आमने सामने लाया जाए। माजिद हैदरी और शबनम आमने सामने लाया जाए। 1 मिनट खड़े होंगे सैनिकों के साथ। पिछले 9 महीने से मैं जनरल बख्शी को रिक्वेस्ट कर रहा था चलिए चाइना से लड़ने चले, वो हमारी धरती खा गया लद्दाख में, लेकिन बख्शी साहब के मुंह में
हुआ था, क्योंकि बात थी सरकार। अरे माजिद भाई जरा ये बताइए, वैसे मेरे को आपको भाई कहने में अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप देश विरोधी बात करते हैं। देश को तोड़ने वाला मेरा भाई नहीं हो सकता। चलो बॉर्डर पे। देखिए मैं तो तैयार हूँ, अभी चलिए चीनियों को कौन सी खून की नदियां तुम लोग बहाने वाले, सबके खून तुम लोग करते हो। मैं तैयार हूँ, सबके गले काट देते हो। मैं तो तैयार हूँ। जिस मर्जी को जाके चाकू लेके घोंप देते हो उसकी पीठ में, फिर यहाँ पर बातें बनाते हो बड़ी बड़ी। रखिए, ये हिंदू भाइयों का ही बड़प्पन है जो तुम्हें छोड़ रखा है। ये हिंदू भाइयों का ही बड़प्पन है, ये उनका बड़प्पन है कि कुछ नहीं कहते तुम्हें। जिस दिन हिंदू भाई तुम्हारी तरह कट्टर हो गए ना, राष्ट्रवादी रहना भूल जाओगे। जामा मस्जिद कोई व्यक्ति वहां पर एक आवाज नहीं उठा सकता। पुलिस वालों की पिटाई तुम लोग करते हो। जितने ओखला जहां जहां तुम्हारा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तुमने क्या बना दिया मुसलमानों को? पिछले 6 वर्षों से हम मार खा रहे हैं मैडम, 6 वर्षों से। शर्म करो थोड़ी। कभी गौ हत्या के नाम पे मुसलमानों को पढ़ने और देश की मुख्यधारा से जुड़ने दो। नाम पे मार खा रहे हैं, कभी हमेशा उन्हें कट्टरवादी और आतंकवादी बनाने पर तुले हो। पूरी दुनिया में पिटाई हो रही है, शर्म नहीं आ रही है लेकिन तुम लोगों को। बस हम तो मार ही मार खा रहे हैं 6 वर्षों। माजी सिर्फ इतनी बात बोल दीजिए, भाई मैं एक बड़ा प्रोग्रेसिव मुसलमान हूँ, भारत के संविधान को मानते हुए मैं 4 शादियां नहीं करूंगी। जो इतना सब सह के भी कुछ नहीं कहते। माजी सिर्फ इतना बोल दीजिए। क्या चीज जी? मैं कह रहा हूँ इस भारत देश को हिंदुत्व मुक्त रखिए। सर मैं कह रहा हूँ कि मैं 4 शादी नहीं करूंगा, मैं शपथ लेता हूँ, आज बोल दीजिए, क्योंकि भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। किस चीज की जी? 4 शादी करने की। देखिए मैं 4 शादी करूंगा और आपको दिखाऊंगा, ठीक है? और 400 बच्चे होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ 4 शादियां करो, 400 बच्चे पैदा करो। आप अरे इन्होंने क्या बस इन्होंने इस्लाम को एक बड़ी पुरानी सही है ना, औरत और बस ये कट्टरवादिता और खून करो किसी का भी, ये इस्लाम का रूप बना दिया इन लोगों ने। दीपक जी एक लाइटर नोट में मैं बताता हूँ, वो कहा जाता है सीरिया वगैरह के बारे में कहा जाता है, सारे देश के मुसलमानों को सीरिया वगैरह के बारे में कहा जाता है, हम 2 हमारे 42, हमारे हाथ में AK-47, वैसे ही कुछ है ना माजी दादरी? औरत और बच्चा हमारे 400 सेक्स और ये हमारे 400। जनरल बख्शी एक क्विक कमेंट आपका, आप हाथ उठा रहे हैं चलते चलते 30 सेकंड। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि माजिद हैदरी जैसे इनसाइटर्स की वजह से, जो कि मुस्लिम साइलेंट मुस्लिम मेजॉरिटी है, जो शरीफ है, जो नेक है, वो भी पिसते हैं बेवजह, क्योंकि इन जैसे लोग इंसाइट करते हैं, इन जैसे लोग लोगों को भड़काते हैं, ठीक है? और सफर करती है हमारी बेचारी बाकी बेटियां जो 3 उस कोने में। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यहीं पे रुकूंगा। देश की बहस में दर्शकों का जवाब क्या है ये भी आपको बता देता हूं और फिर ब्रेक लूंगा। हमने पूछा था आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए फ्रांस जैसा कानून जरूरी है। हाँ कहना है 96% लोगों का, और शायद अब ये भारत में आएगा। इसकी सुगबुगाहट भी शुरू हो चुकी है। फिलहाल एक ब्रेक।